जी सर। पर्यावरणिक शिक्षा क्या है? हम्म? सतीश कुमार यादव। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, बताओ पर्यावरणिक सर शिक्षा क्या है? जी सर, पर्यावरणीय शिक्षा से तात्पर्य सर ऐसी शिक्षा से है जो मानव जाति और प्रकृति के बीच सामंजस्य को स्थापित करती हो। सर आजकल अभी जो समय में जो ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रकृति के जो संसाधन है वो सीमित हैं, तो उनका लगातार दोहन किया जा रहा है। तो लोगों को उस अब विषय में जागरूक करना कि प्रकृति से हमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। और सर जैसे पीने का पानी जो है वो 97% महासागरों और सागरों में है, केवल पीने के लिए 3% ही है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर घर में, गांव में भी और शहरों में भी ये समरसेबल लगा हुआ है। तो मैंने खुद देखा, उससे लोग बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी करते हैं। तो मैं कभी कभी खुद भी लोगों को इस विषय में कहता हूँ, तो सर उन्हें इस विषय में जागरूक करने की ज़रूरत है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में क्या छोड़ेंगे। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है सर, उसके विषय में भी लोगों को मतलब बताने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। वेरी गुड। रुचिपाल, पर्यावरणिक शिक्षा क्या है? सर पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता और सुधार की व्याख्या करती है। सर पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध करती है और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है। गुड। हमारी चटंकी बिटिया जुड़ी है, तन्नू। पर्यावरणिक शिक्षा क्या है, बता बिटिया। तन्नू, क्या आज आवाज नहीं जा रही क्या मेरी आप तक? आवाज सुनाई दे रहा है बेटू? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर सर बोलिए। पर्यावरण मतलब है कि जो भी पर्यावरण मतलब हमारे जो भी वस्तु है आसपास जो भी है उसके बारे में पता करना। जैसे जो भी मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध होता है, मतलब जो भी उसके बीच में कनेक्टिविटी होती है उसके बारे में शिक्षा लेना, एजुकेशन लेना, उसको पर्यावरण शिक्षा कहते हैं। दो आईडी से जुड़े हो क्या तन्नू? नहीं सर, एक थी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो एक से हट गए थे। अच्छा अच्छा, दो आईडी दिखा रहा है। निशांत, निशांत गौतम सीआरसी, यस सर। पर्यावरण शिक्षा क्या है बताएं। सर पर्यावरण मनुष्य की कार्यकलापों को स्थान, जिस स्थान पर मानव तथा अन्य जीव जंतु प्रकृति तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों तरफ और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। गुड। मरहबा शमसी, SIPRHA अमरोहा, बताएं। मरहबा बेटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। अनुश्री तिवारी, NAB अयोध्या। जी सर, गुड मॉर्निंग। मालूम है मालूम। पर्यावरणिक शिक्षा क्या है? लक्ष्य पर्यावरण शिक्षा है जो विशेषकर भूगोल, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विषयों के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण को समेट दिया जाता है और मंडल को भी पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें पशु, जीवों तथा पौधों, व्यक्तियों के विकास तथा रहन सहन तथा कार्य करने में परिस्थितियों को प्रभावित करता है। उसी को पर्यावरण शिक्षा कहते हैं। पंखुरी मौर्य, पंखुरी मौर्य, सुन पा रहे हो बिटिया?
शायद आवाज उस तक नहीं जा रही। सोनम यादव, यस सर। बताओ सर, पर्यावरण की शिक्षा क्या है? पर्यावरण की शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वातावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, और इसके द्वारा जागरूकता भी फैलाई जा सकती है कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे मतलब रोका जा सकता है और कैसे सबको इसके द्वारा जागृत किया जाता है समाज को। गुड। शिवानी पांडे, कौन सी संस्था से हैं आप और पर्यावरणिक शिक्षा क्या है, बताएं। सर एनएबी अयोध्या। शिवानी पांडे नहीं सर, ज्योति पांडे। एक्चुअली वो मेरा फोन खराब है ना, तो मैं बहन के फोन से करती हूँ ना को जी वो। जी, बिटिया जिस नाम से आप जुड़ते हैं वही नाम यहाँ दिखता है। जी बताएं। जी सर, वो तो मैं जानती हूँ। जी जी, सर पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे चारों तरफ जो भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, जो भी आसपास पेड़ पौधे या जीव जंतु या जानवर है, उनके बारे में लोगों को अवगत कराना, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, ताकि वो पर्यावरण से मतलब अवगत हो सके, उनकी रक्षा कर सके और पर्यावरण की सुरक्षा कर सके। यही सब। गुड। पवन यादव, पवन कुमार यादव, जी सर। जी सर। पर्यावरणिक सर, शिक्षा क्या है, बताएं। सर पर्यावरणीय शिक्षा जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति लोगों के अपने अनुभव के आधार पर योजना बनाने में यह अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है, जिससे हम अपने पर्यावरण को इस योग्य बना सकें कि वो भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए जिस प्रकार से समस्याएं अभी से उत्पन्न होने लगी, उन समस्याओं का निदान अभी से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और बहुत अच्छा ये बताया। शशांक, शशांक सुन पा रहे हैं शशांक? जी सर। पर्यावरणिक शिक्षा क्या है तथा इसका महत्व क्या है, इस पर लगभग 200 शब्दों में बताएं। सर पर्यावरण शिक्षा क्या है, मैं पहले उस पर बताता हूँ। सर पर्यावरण शिक्षा से हम अपने पर्यावरण मतलब पर्यावरण शिक्षा से हम अपने पर्यावरण को कैसे मतलब सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से संचारित कर सकते हैं। मतलब संचारित का मतलब जो चीजें हमें प्रकृति ने दी है उसको कैसे उसी अनुरूप में हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको स्वच्छ बनाए कैसे कैसे स्वच्छ बना सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे पर्यावरण में जैसे कुछ प्राकृतिक चीजें हवा, पानी, भूमि, सूर्य, मतलब इसका बगैर दोहन करे हुए हम उसको कैसे यूज करें ताकि हमारा मतलब आगे वाली पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल कर सके। पूजा शुक्ला बोलिए। यस सर। सर पर्यावरणीय शिक्षा सर वह शिक्षा है जिससे सर हमें ज्ञात होता है कि हमें प्रकृति के साथ कैसे रहना है और उस मतलब प्रकृति के अनुसार हम अपने आप को ढाल सकें और सर उसको प्रकृति को प्रदूषित करने से बचाएं और उसका संरक्षण करें सर। और सर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार यह भी कहा गया है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना होता है सर कि जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके। और सर पर्यावरणीय शिक्षा सर मतलब जो पर्यावरणीय संकट है, समस्याएं हैं और सर मतलब अगर उसको सर शिक्षा की उपेक्षा कर दी जाए तो सर पर्यावरण का अवबोध तथा गुणवत्ता बनाए रखने की चेतना जो सर है वो लोगों में नहीं विकसित हो पाएगी। गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नेहा सिंह, क्या सुन पा रही हैं? नेहा सिंह, कुछ बच्चियां और कुछ बोलते ही नहीं, सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं, बड़े प्यारे बच्चे। मरहबा ने बताया था क्या? क्यों बच्चों? नो सर। ठीक है, नहीं सर, अभी तो नहीं। हेलो सर। हाँ, सर आवाज आ बताएं, रही है? सर मैं जब से अनम्यूट कर रही लेकिन आवाज नहीं जा रही है इधर से, पता नहीं।
अच्छा बताएं पर्यावरणिक शिक्षा क्या है बिटिया? सर इस पर्यावरण शिक्षा से हमें ये मतलब है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। जो कि हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो नेचर से हमें मिली हुई हैं वो हमें किस तरीके से यूज़ करनी है और किस तरीके से सेविंग उसको जो है बचाना है, ताकि आगे के आने वाले समय में हमें उन चीज़ों से परेशान ना होना पड़े। ठीक, चले सर अब हम शुरू किया जाए क्लास। क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? सर बताएं पर्यावरण हाँ बताओ बिटिया। पर्यावरण उन प्राकृतिक संसाधनों या संपदा का नाम है जो पृथ्वी पर मानव जाति को प्रधान के रूप में दिए जाते हैं। जो जमीन, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव जो हमें घेरे हुए हैं और जो प्रतिदिन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं उन्हें हम पर्यावरण शिक्षा के रूप में कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा आपको ज्ञात है यह क्लास आपके रिवीजन को देख करके चल रही है। मतलब यह क्लास यह मानती है कि आपको विषय से संबंधित जानकारी है उसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर दिया जाए, थोड़ा उस ओर आपका ध्यानाकर्षण किया जाए, इसलिए इस क्लास का सृजन हुआ है। ऐसा क्लियर है बिल्कुल। अब आपको जो कहना होगा आप चैट में कहिएगा, क्योंकि मैं बोलते हुए सिर्फ चैट देख पाऊंगा। स्क्रीन पर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे अनम्यूट करके ना बोलिएगा, जो भी कहना होगा आप चैट में कहिएगा और देखते रहे। चलिए, बहुत सहजता से बड़ी सरलता से हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। बहुत सहज भाव, सरल भाव। पर्यावरण का अर्थ देखते हैं। पर्यावरण का अर्थ आप विभिन्न प्रकार की किताबों में देखेंगे, विभिन्न स्थानों पर देखेंगे, तो एक शब्द आपको कॉमन मिलेगा। क्या? कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है। प्रथम परि और दूसरा आवरण। ये सब जगह आपको मिलता है। आप कहीं पर्यावरण का अर्थ देखने जाएंगे, क्लास 3 में देखने जाएंगे, पीजी में देखने जाएंगे, दोनों जगह यही शब्द मिलेगा। क्योंकि पर्यावरण का संधि विच्छेद कर देते हैं तो परिधन आवरण। अब परि और आवरण इन दोनों का क्या अर्थ हो गया? इन दोनों का अर्थ हो गया कि चारों तरफ का आवरण। चारों तरफ का आवरण, हमारे चारों तरफ चर अथवा अचल, चलायमान अथवा अचलायमान स्थिति में व्याप्त विराज रहे प्रत्येक वस्तु संग्रह, व्यक्ति संग्रह अथवा आवरणित व्यवस्था में उपस्थित समूह पर्यावरण कहलाता है। इसको जरा लेखन की श्रेणी में एक लाइन में कहूं, पृथ्वी पर मनुष्य के चारों ओर की प्रत्येक वस्तु, वह चाहे दृश्य हो या अदृश्य, पर्यावरण कहलाती है। एक लाइन का अर्थ बता रहा हूं बेटा, फिर से दोहराता हूं। पृथ्वी पर मनुष्य के चारों ओर की प्रत्येक वस्तु, वह चाहे दृश्य हो अर्थात दिखाई देती हो या अदृश्य हो अर्थात दिखाई नहीं देती हो, जैसे वायु, वह पर्यावरण कहलाती है। आगे बढ़े तो अभी अर्थ के बाद हम लोग और थोड़ा सा इसका विस्तार करेंगे, लेकिन जरा हम इसमें विषय को देख लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित विषय। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का, आपसी क्रियात्मक भावों का एक अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन कोई एक विषय क्षेत्र नहीं, इसका कोई किसी एक सब्जेक्ट में बांध देने की जैसी स्थिति नहीं है। पर्यावरण अध्ययन कोई एक विषय क्षेत्र नहीं है, बल्कि
विभिन्न विशेष क्षेत्रों का अथवा विषय क्षेत्रों का एक समूह है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो पर्यावरण के अंतर्गत न पढ़ाया जाए, जिसको कि पर्यावरण प्रभावित न करता, ऐसा कोई भी विषय नहीं। तो यहां मूल रूप से आप जान लें, जितने भी विषय हैं, समस्त विषय पर्यावरण के अध्ययन अध्यापन के विषय हैं। विषयों में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास एवं भूगोल विशेष रूप से सम्मिलित होते हैं। अब हम लोग पुनः वहीं आ जाते हैं जहां हमने शुरू किया था, पर्यावरण के अर्थ को। पर्यावरण शिक्षा, अगर आपसे कोई पूछे अर्थ में पर्यावरण शिक्षा क्या है तो कैसे बताएंगे? आपने लिखा भी होगा, आपके गुरुजी ने लिखाया भी होगा, वहां जरा एक याददाश्त करते। पर्यावरण शिक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण व इसमें जुड़ी चुनौतियों को संबंध में लोगों की जानकारी और जागरूकता को बढ़ाती है। क्या कह रहे हैं? पर्यावरणिक शिक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण व इससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में लोगों की जानकारी और जागरूकता को बढ़ाती है। यहां दो शब्द आए हैं, एक जानकारी और एक जागरूकता। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। जानकारी कुछ भी सुन लेना, जागरूकता सुनने के बाद समझकर बोध कर लेना, ये जागरूकता है। जी सभी रहे हैं, जागरूक होकर जो जी रहा है वो सफल है। चलो आगे उसके चलते। चुनौतियां का सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं व प्रवीणता को विकसित करती है और सुविज्ञ निर्णय, विद्वत निर्णय तथा जिम्मेदारी पूर्ण कदम बढ़ाने के लिए इस ओर प्रवृत्ति, प्रेरणा व प्रतिबद्धता का प्रोत्साहन करती है। कौन? पर्यावरणिक शिक्षा। अगर कहूं पर्यावरणिक शिक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं व प्रवीणता को विकसित करने के साथ साथ सुविज्ञता, निर्णय लेने की क्षमता, जिम्मेदारी एवं महत्वपूर्ण भावों से कदम बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति, प्रेरणा व प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करती है। तीन चीजें यहां पे हमारे पास आई। प्रवृत्ति सामान्य अर्थ है आदत, प्रेरणा मोटिवेशन और तीसरा प्रतिबद्धता संकल्पना। किसी भी कार्य को सिद्धि पूर्वक करने के लिए पहले उस कार्य को अपनी आदत में उतारा जाए, मीन्स कथनी से करनी में लाया जाए। दूसरा प्रेरणा, अंदर से यह भाव उत्प्रेरित किया जाए, यह भाव बनाया जाए कि इसको करना है, लोगों को सिखाना है। कैसे सिखाना है? इसके लिए संकल्पनित हुआ जाए, प्रतिबद्ध हुआ जाए। अभिवृत्ति, प्रेरणा और प्रतिबद्धता, ये सफलता के तीन प्रतिमान हैं जो पर्यावरणिक शिक्षा हमें प्रदान करती है। आगे जब चले, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पर्यावरणिक शिक्षा का आधार क्या होता है? आपको आपके गुरुजी ने बताया होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणिक शिक्षा के उद्देश्य या पर्यावरणिक शिक्षा का पढ़ाने के क्या भाव है, उस भाव को जरा देख लेते हैं। स्कूलों में दी जाने वाली पर्यावरणिक शिक्षा का आधार शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, जिसको कि आप जानते हैं 1992 में संशोधित किया गया है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण ये शब्द आया है। पर्यावरण का संरक्षण को सभी स्तर की पाठ्यचर्या का एक केंद्र बिंदु माना गया है, जिसके चारों ओर एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे एनसीएफ
बुने जाने की बात कही गई थी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने शिक्षा के सभी चरणों में और समाज के सभी वर्गों पर शैक्षिक प्रक्रिया में इसे एकीकृत करके पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। संरक्षण, यह सबसे मूल शब्द इसमें आया, पर्यावरण का संरक्षण। अब 2020 में संरक्षण के साथ संवर्धन भी जुड़ा है। पहले पर्यावरण को बचाना था, अब बढ़ाना भी है, क्योंकि इतना ज्यादा दोहन हो चुका है कि सिर्फ संरक्षण से काम नहीं होगा, संवर्धन से भी काम होगा। तो अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण का संवर्धन भी किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि पर्यावरण जितना सुरक्षित होगा उतना ही सुरक्षित हम हो। यह प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को समझाने और सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़े तो अगर हेडिंग में पूछा जाए कि पर्यावरण अध्ययन से जुड़े घटक कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बताएंगे। पर्यावरण अध्ययन से जुड़े घटकों की चर्चा करते हुए पर्यावरण के बारे में शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ शब्दों का बड़ा जाल है, ध्यान से सुनना बयान बच्चों। पर्यावरण के बारे में शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना, पर्यावरण के लिए, वहां क्या था, पर्यावरण के बारे में ज्ञान शिक्षा प्राप्त करना। यहां क्या कह रहे हैं, पर्यावरण के लिए शिक्षा, मूल्य, दृष्टिकोण और सकारात्मक कार्यवाही को प्राप्त करना। और अब तीसरी बात जो करेंगे, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा संसाधन के रूप में व्यवस्थित करना। पहला उसके बारे में जानना, दूसरा मूल्यों के बारे में जानना, दृष्टिकोणों का संरक्षण करना, सकारात्मक कार्यवाही करना, और पर्यावरण के माध्यम से ही शिक्षित करना, संसाधन के स्वरूप में इसका प्रयोग करना। ये बताना तीन चीजें। पहले उसके बारे में जाना, उसके मूल्यों का निर्धारण किया, दृष्टिकोणों का निर्धारण किया, सकारात्मक कार्यवाही के लिए अभिप्रेरित किया अपने को, दूसरे को, और फिर उसी पर्यावरण के घटकों को लेकर के, उसी पर्यावरण के संसाधनों को लेकर के सिखाया। कहीं बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, उसी संसाधनों से लेकर। आप अभी, मेरा एक बच्चा जिक्र कर रहा था, जल संरक्षण के विषय पे कुछ बता रहा था कि जगह जगह ये लगने लगे हैं, कौन सा वो समरसेबल पंप की बात कर रहा था, बता रहा था समरसेबल पंप लगने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जानते हो क्या रहा है, जल को दूषित भी मनुष्य कर रहा है, और उस दूषित जल को उसके दोष से बाहर निकाल करके शुद्ध रिफाइन करने की भी यांत्रिक स्थिति मनुष्य बना रहा है, और फिर उसे आरओ और या और नामों से उपकरण के रूप में प्रयोग करके शुद्ध जल करके उसका उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है कि हम जल संरक्षण और व्यवहारिक पक्ष में पर्यावरण के प्रति, उसके मूल्य के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं बना पा रहे। आपने देखा होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं, मैं यहां एकदम क्लियर करते चलूंगा सभी बच्चों के मध्य में, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो आप देखे होंगे आपके घर के सामने सड़क अगर गई है तो सड़क के दोनों किनारे नालियां बनी है। नालियों में विभिन्न प्रकार के जो नगर निगम के द्वारा सफाई के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सफाई कराई जाती है डेली। वह जो नालियां बनी है वह उन आसपास के घरों के लोगों का जो जल निकलता है, दूसरे जल उसको पार कराने के लिए होती है। रोज वहां झाड़ू पोछा होता है, देखते होंगे आप, झाड़ू लगता है, सफाई कर्मी आता है। आपने सोचा कभी कि नालियां चौक कैसे हो रही हैं?
या वह गली इतनी गंदी कैसे हो जाती है कि डेली नगर निगम के व्यक्ति को आकर के वहां सफाई करनी पड़ती है, जिसके ऊपर हजारों करोड़ों का बजट खर्च होता है। ऐसी क्या बात है कि इस चीज की आवश्यकता पड़ रही? यह सिर्फ इस बात का मूल है, व्यक्ति को अपने कुएं के बाहर की सफाई का ज्ञान नहीं हो रहा। वह फ्लैट के अंदर तो पोछा लगाएगा, झाड़ू लगाएगा, लेकिन अपने फ्लैट के बाहर का वो जो 10 फीट 15 फीट का एरिया है उसको वो साफ करना नहीं चाहता। उसको साफ करेगा तो अपने को छोटा महसूस करता है और उसी की सफाई करने के लिए करोड़ों का बजट नगर निगम खर्च करता है। डेली हम वही कचरा करते हैं जिसको साफ करने के लिए नगर निगम का अधिकारी आता है और जो कर्मचारी आते हैं। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी का दूसरा रूप देखने चलते हैं गांव में। अब देखिए, बिना बजट का दृष्टिकोण बनाकर और सकारात्मक कार्यवाही है क्या? उदाहरण स्वरूप देखिए, आप कभी गांव में देखेंगे कोई भी नगर निगम का कर्मचारी किसी के द्वार पर झाड़ू लगाने जाता हो? कदापि नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। वहां माँ बाप सिखाते हैं सभी बच्चों को, सो के उठिए, प्रभात में ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो भी झाड़ू आपके पास में है उससे अपने 1 बीघे के द्वार को, 10 बिस्वा के द्वार को या बड़े बड़े द्वार को आप अपने से साफ करें। अब देखिए, यहीं से प्रबंधन शुरू हो रहा है, यहीं से दृष्टिकोणित भाव बन रहा है। साफ करिए, साफ करने के साथ घर के आसपास दाहिने बाएं अगर कोई सड़क है, कोई गली है, वहां भी झाड़ू लगाइए। और इस झाड़ू के क्रम में जो कचरा उठा, जो पत्तियां गिरी हैं, नीम की पत्तियां गिरी हैं, जो भी कचरा है उसको किसी भी एक बर्तन में या जो वहां डलिया या जो भी कहा जाता हो उसमें संग्रहित करके, उसमें भर के एक स्थान पर, जो कूड़ा घर नहीं है, जिसे जहां कूड़ा संग्रह के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, जहां कंपोजिट खाद में उसे परिवर्तित करते हैं, एक 10 बाई 10 का 5 बाई 4 का एक उन्होंने बना रखा है, गोला गड्ढा बना रखा है जमीन के अंदर, उसमें उस कचरे को डालते हैं डेली। अब एक तो सफाई हुई, दूसरा उस कचरे को ले जाकर, उन पत्तियों को ले जाकर, उन अवशिष्ट पदार्थों को ले जाकर वहां पर डाला और कंपोस्ट खाद बना ली। उस खाद को ले जाकर फिर खेत में फेंक दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो गई। यहां उसी भाव के प्रति नकारात्मक पक्ष है, तो कचरे को साफ करने की तो छोड़ दीजिए, वहां कोई जाकर के झाड़ू लगाना भी मर्यादा के विपरीत समझता है, जिसके कारण आपने देखा होगा शहरों के आसपास कचड़ों का टीला लगा हुआ, दूषित एक एरिया बना हुआ है या आसपास की नालियां चौक हुई, लेकिन वहां पर यही साफ सफाई स्वयं से की जा रही है, सरकार का कोई व्यय नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इस कचरे का प्रबंधन करके, सकारात्मक कार्यवाही करके, कंपोस्ट खाद में इसको बना करके कृषि में व्यवस्थित उत्पादन के क्रम में इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को अगर आप सकारात्मक भाव से करेंगे तो वह लाभगत श्रेणी की तरफ जाएगा। जब किसी भी चीज को आप नकारात्मक पक्ष से देखेंगे तो हानि के क्रम में जाएगी। यही यहाँ पर्यावरण अध्ययन से जुड़े घटकों के संदर्भ में मैं आपको बता दूं। संसाधनों का उपयोग करें। नीम की पत्तियां जो हमारे प्रयोग में नहीं है, घर पे गिर गई हैं, उनको भी नीचे नीचे गिरी हुई हैं, द्वार पर या एक बड़ा वो लग गया है। आप देखते होंगे कई कई घरों पर शाम के समय उसे जलाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, थोड़ा धुआं कर देते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। मतलब कॉइल की जरूरत नहीं है, वहां इसी से प्रबंधन हो रहा है, मच्छर भगाने का काम हो रहा है। दूसरा, उस राख को, उस भाव को ले जाकर एक कंपोजिट खाद में प्रयोग कर रहे हैं और उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा दृष्टिकोण पर्यावरण के अध्ययन में सकारात्मक पक्ष को प्रतिभूषित करता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता आपके पेपर में इस तरीके का आता है। विद्यार्थी परिवार, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, भोजन, जल, यात्रा एवं आवास जैसे
दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के वास्तविक अनुभवों द्वारा अपने आसपास विस्तृत परिवेश के प्रति जागरूक हो सके। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के आवश्यकताओं की बात मैं कर रहा हूं। क्या है? विद्यार्थी को परिवार के प्रति कौन कौन सा भाव उनके हित में है, कौन सा अहित में है। आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा इस बात का, कोविड-19 आने के बाद एक परिस्थितियां बड़ी बदली हैं। लोगों को सफाई के प्रति स्वतः उत्प्रेरणा मिलने लगी है, अभिप्रेरित तो होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भय है कि कचरा रहेगा तो इन्फेक्शन फैलेगा। अब वो क्या कर रहे हैं? डेली घर की सफाई, घर के बाहर की सफाई, अपने आसपास की सफाई। भय के कारण, यह भय के कारण नहीं, यह हमारे अंदर जन्मजात गुण विकसित किया जाना चाहिए। छोटे से हम तभी से हमें यह सिखाया जाना चाहिए कि हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी का सफाया करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ही द्वारा है, वो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं है। हम आसपास में भय के कारण सफाई करेंगे ऐसा कुछ थोड़ी नहीं। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इस पे आगे चले। हमारी बिटिया ने लिखा है, यस सर, सभी लोग अब एक्सपर्ट हो गए सफाई अभियान के लिए। हाँ, तो अनुश्री बिटिया, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन अध्यापन में सबसे आवश्यक यह बिंदु है कि आप अपने आसपास के माहौल को कितना क्लीन और सेफ रखें, कितना साफ और सुरक्षित रखें। इसी पर पर्यावरण की सुरक्षा है। इसी को न ध्यान देकर, आपने देखा होगा, मैं आप लोगों के ही एक उदाहरण को पकड़ के बताता हूं। पहले हर द्वार पर नीम का पेड़, आम का पेड़, महुए का पेड़, बरगद का पेड़ इत्यादि पेड़ हुआ करते थे। आजकल होते हैं क्या? दर्शन नहीं, टेलीस्कोप से देखते हैं शहर वाले, का तो वृक्ष दिख जाए तो। कारण यह था प्रबंधन नहीं आया, कारण यह था सकारात्मक व्यवस्थित नहीं है। अब पेड़ पौधों का रख रखाव बच्चों को सिखाया जाए, जीव जंतुओं का रख रखाव बच्चों को सिखाया जाए, उनके प्रति प्रेम सिखाया जाए, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोज्य पदार्थों के उत्पादन के जो पेड़ पौधे हैं या जो साग सब्जियां हैं उनके महत्व को समझाया जाए, उनके उत्पादन के महत्व को समझाया जाए। साथ ही साथ यात्रा में क्या सिखाया जाए बच्चों को? बस में जा रहे हैं, चिप्स लेके बैठ गए, खाए और सीधे उठा करके बस के बगल में फेंक दिए सड़क पर। क्या यह गुड व्यवहार है? यह गुड मैनर है? नहीं, बैड मैनर। आपका कचरा है, आप प्रबंधित करिए उसको, बैग के किसी भाग में या किसी ऐसी जगह पॉलीथीन में रख लीजिए, फिर डस्टबिन देखिए तो वहां डाल दीजिए। छोटे छोटे स्टेप बच्चों को सिखाया जाएगा तो पर्यावरण का संरक्षण हो। मैं आपको बताता हूं, एक आपको पूरा आंकड़े से मैं बताऊंगा। अनुश्री बिटिया, तुम ध्यान से सुनना। हम लोग विद्यार्थी जीवन में अथवा युवानी में या वृद्धावस्था में कई लोगों को देखा होगा, बस में चलते हुए, कार में चलते हुए, बाइक में चलते हुए कुछ कुछ खाद्य पदार्थ खाते रहते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल केला। अगर बस में जाते हुए केले खा रहे हैं, खाने के बाद उस छिलके को सड़क पे फेंक देते हैं, उनके लिए सहज भाव है। बाइक वाला केला खाया और छिलका फेंक दिया, कार वाले ने शीशे को थोड़ा नीचे किया और छिलका फेंक दिया। उस छिलके के कारण एक दो नहीं, अगर पूरे भारत के स्तर पे मैं देखूं, हजारों लोगों का फ्रैक्चर होता है, एक्सीडेंट होता है, कई कई की तो मृत्यु होती है, कई को चोट आती है, बस एक गलती के कारण, गुड मैनर का न होना, कोई भी चीज कहीं भी फेंक देना। अगर छोटे बच्चे को इस बात का ज्ञान प्राथमिक विद्यालय में ही होगा तो वह भविष्य में दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेगा। कारण हजारों लोगों के जीवन का संरक्षण आसानी के साथ हो जाएगा एक छोटी सी क्रिया के कारण। इस तरीके की चीजें सीखनी है। दिन प्रतिदिन के जीवन से विभिन्न विषयों के वास्तविक अनुभवों द्वारा अपने आसपास विस्तृत परिवेश के प्रति जागरूक हो। छत के ऊपर 4 गमले लगा देना, उसमें छोटे छोटे
पुष्प के वो लगा देना, बताना है मेरा गार्डन है। और वहां पर डेली 2-4 मग पानी दे देना। गार्डन में हमने गार्डनिंग की, हमने वहां जल संचयन किया। क्या कभी आपके मन में ऐसा आता है कि आपके द्वारा आपके आसपास में, गांव पर क्षेत्र में आप रहते हैं, शहर पर क्षेत्र में आप रहते हैं, कहीं ऐसा जहां थोड़े बहुत वृक्ष हो या जहां छोटे छोटे पौधे हो, वहां जाकर के कुछ सफाई की जाए, किसी पार्क की सफाई की जाए, 2-4 लोगों का एक समूह बनाया जाए। संडे को शशांक है, मनीष है, या 4-6 लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, पवन है, आकाश है, सबने एक अपना ग्रुप बनाया, 5-6 बच्चे चले गए और वहां जरा सुंदर ढंग से सफाई कर दी, लोगों के आने जाने के लिए व्यवस्थित हो गया। यह तब होगा जब पर्यावरण के प्रति प्रेम होगा, जब उसके महत्व को आप जानेंगे तब ना। अन्यथा क्या स्थिति है, वो व्यर्थ का व्यर्थ है। तो ऐसी स्थितियों के लिए बालकों को जागरूक करना, ये हमारा प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। आगे बढ़े, इसी में विद्यार्थी अपने आसपास के परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण कर सके। स्वाभाविक जिज्ञासा मतलब क्या? जो अभी मैंने चर्चा की, आपके अंदर से यह भाव होना चाहिए कि हमारे घर के आसपास या हम जहां से आते जाते हैं वहां सफाई का विशेष ध्यान लिया जाए, वहां पुष्प अच्छे अच्छे खिले, वहां का वातावरण बड़ा सुगम्य हो, व्यवस्थित हो, पूजा पाठ जैसा माहौल हो, सकारात्मक पक्ष हो, कहीं कोई दुखी ना हो। आप जानते हैं ना, आप सभी इसमें जितने बच्चे हैं सब विद्वान बच्चे हैं। आसपास का एरिया अगर दूषित हो तो नकारात्मक सोच प्रवृत्ति वहां जागृत होती है, और अगर आसपास का एरिया एकदम साफ एवं सुरक्षित है तो वहां सकारात्मक प्रवृत्ति का जन्म होता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके चारों तरफ निगेटिविटी बनी रहे, आप वहां रहें? कभी नहीं रहना चाहेंगे। किसी को कह दीजिए कि 3000 में रूम मिल रहा है, उसको छोड़ दो, 300 रुपए में मैं तुम्हें अस्पताल में रूम दिलवा दे रहा हूं, चलो रहो। कोई रहेगा अस्पताल में? उसके चारों तरफ भय व्याप्त है, उसके चारों तरफ निगेटिविटी व्याप्त है, वहां सभी रुगड़ी ही पड़े हैं, हाय अम्मा, हाय चच्चा, हाय कक्का चिल्ला रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? इसलिए हर व्यक्ति चाहता है उसके चारों तरफ स्फुटित भाव बने हो, पल्लवित भाव बने हो, जिसको शब्दों में, अगर साहित्यिक शब्दों में कहें तो सकारात्मक प्रवृत्तियां और ऊर्जा का संचयन यह तभी होगा जब हम अपने आसपास के परिवेश को साफ, स्वच्छ एवं सुरक्षित रखें। आगे इसी में बढ़े, वे अपने आसपास के परिवेश से अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं, कौशलों जैसे अवलोकन, परिचर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोग, तार्किकता को विकसित कर सकें। अब इसमें क्या करना है? आपके जरिए चट्टी चौराहों पर बैठिए, वहां के आसपास में अगर कुछ गार्डन है तो उसके महत्व के बारे में 10 लोगों को बताइए। उन 10 में से 4 लोग भी आपके साथ आते हैं तो उनको 4 को लेकर, एक आप हो गए 5 लेकर के सफाई करिए, उदाहरण प्रस्तुत करिए कि जब गंदा था तो कैसा लगता था, अब साफ हो गया है तो कैसा लग रहा है। आज 10 ने सुना था, कल 100 सुनेंगे, आज 4 साथ में आए थे, कल 50 साथ में आएंगे किसी और कार्य के लिए। और एक बार जब आप पर्यावरण के लिए उनको प्रेरित कर देंगे तो वे आपकी दिव्यांगता के संबंधित विषय को भी आसानी के साथ सुनेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इसके निवारण हेतु आपके साथ खड़े हो। तो बड़ी आवश्यकता है, लोगों का विश्वास जीतने की बड़ी आवश्यकता है, लोगों को साथ लेने की, और लोगों को साथ लेकर के समाज का एक नवीन मार्ग निर्धारित करना, नए समाज के निर्माण का पथ प्रदर्शित करना। मैं कल इसी बात पे चर्चा कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि पूरे भारत में लगभग 3% दिव्यांग है, 97% सकलांग है। उसके बावजूद भी दिव्यांगों का ये हाल है कि उनका पुनर्वसन नहीं हो पा रहा। इसका मूल कारण है कि बचे हुए 97% लोग दिव्यांग जनों के प्रति सकारात्मक भाव नहीं बना पा रहे हैं, उत्थानित भाव नहीं बना पा रहे हैं, या
अभिप्रेरित नहीं हो पा रहे, जागरूक नहीं हो पा रहे। ये सब करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के ही सहयोग से, उसके ज्ञानात्मक पक्ष से आप उन तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़े इसमें तो उनमें आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सके। यहां मैं रुक करके तीनों चीजों कहना चाहूं। आप सड़क से निकल रहे हैं, कहीं पर जल की टोटी लगी है जहां प्याऊ लिखा है, शुद्ध तरल जल लिखा है, या आप स्टेशन पे जाते हैं वहां पे आप देखे होंगे नल की टोटी खुली हुई है, जल खूब गिरा जा रहा है। हमसे क्या मतलब, हम तो ट्रेन पकड़ने आए हैं, हमसे क्या मतलब, हम तो स्कूल जा रहे हैं, गिर रहा है तो गिर रहा है। मीन्स हम उसके प्रति अभिप्रेरित नहीं। अगर आप अभिप्रेरित हो तो 1 सेकंड लगेगा बाइक को रोककर, साइकिल को रोककर, अपनी यात्रा को रोककर वहां 1 सेकंड रुक करके उस टोटी को ठीक कर दे, बंद कर दे पानी के बहाव। भारतीयता में कोई किसी पक्ष पर वो कटु वो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा, भारतीयता या भारतीय व्यक्तियों की अपने संसाधनों के प्रति चिंता में और जापानी लोगों की अपनी संसाधनी चिंता में एक फर्क है। अगर कोई भारतीय रेलवे के किसी एक सीट पे बैठता है और सीट में 2 इंच का कोई खरोच आया है तो वह अंगुली के द्वारा या अपने प्रयासों के द्वारा उस 2 इंची के खरोच को 4 इंची करने में अपना योगदान देता है, दोषारोपण करता है, सरकार की कमी है, सीट फटी है, ऐसे है वैसे है, उसको बढ़ाता है। जापानी इस बात का प्रयास करता है कि इस 2 इंची के स्क्रैच को किस तरीके से वो सुई धागे से या अपने प्रयासों से 1 इंची या समूल समाप्ति में कैसे कर सके। वह कभी भी सरकार द्वारा प्राप्त संसाधनों का दोषारोपण नहीं करता, संवर्धन करता है, उसको बचाता है और बढ़ाता है। इससे क्या होता है, देश का विकास समुचित होता है, सभी के प्रयासों से समुचित भाव सिद्ध होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वे मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के लिए न्याय, क्षमता एवं आदर से जुड़े मुद्दों को उठा सकते। ये वर्तमान व्यवस्था पे मैंने ये लाइन लिखी। आज जब हम पेड़ पौधों के प्रति बहुत सजग नहीं है, हम अपने आसपास के प्रति बहुत भावान्वित नहीं है, भाव हमारे बहुत उस तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका हुआ क्या है, इसका मिल क्या रहा है रिजल्ट। आप देख रहे होंगे एक माँ बाप के 3 लड़के तो तीनों 3 तरह की बात कर रहे हैं और तीनों के बारे में बहुत जुड़ाव नहीं रख पा रहे, अलगाव। जब पर्यावरण के प्रति जुड़ाव होता है तो एक संगठनात्मक व्यवस्था बनती, एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें सबका सम्मान और सबका साथ सिद्ध होता है। और जब हम अपने वातावरण के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति या वहां पे विद्यमान पेड़ पौधों के प्रति कोई भाव नहीं बना पाते, कोई उनसे जुड़ाव नहीं रख पाते, तो व्यक्ति के प्रति भी मीन्स मानवाधिकारों के प्रति भी हमारा कोई भी दायित्व तो सिद्ध नहीं हो पाता। हम फिर मनुष्यता से पशुता की तरफ यात्रा करने लगते हैं। इससे भी बचाव के लिए पर्यावरणिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पे पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े। अगर मान लीजिए ऐसे पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, तो क्या बताएंगे? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य व्यक्ति को पर्यावरण का ज्ञान देने के साथ ही ऐसी कुशलताओं को विकसित करना है जिससे वह पर्यावरण की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने में सफल हो सके। मैं 2 लोगों का उदाहरण देता हूं, आपको समझ आएगा। शहर में रहने वाले, यहां मैं बार बार गांव और शहर का एग्जाम्पल देता हूं, तो मतलब किसी पक्ष का पक्ष और किसी पक्ष का विपक्ष मैं नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा।
शहर में रहने वाले व्यक्ति अपने अपने कार्यों में जुड़े होते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और उनके प्रति अपने अपने भाव बनाते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति, माँ बाप कृषि कार्य करते हैं, उनके प्रति अपने अपने भाव बनाते हैं। अब देखिए दोनों जागरूकता के पक्ष में कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कहता है कि आपको ये वाला कार्य, शहरी भाव, ये वाला कार्य जो मैं कर रहा हूं ये छोटा कार्य है, इसको आपको नहीं करना, आपको पढ़ लिख कर जज बनना है, कलेक्टर बनना है, आपको आगे बढ़ना है, इस कार्य में बिल्कुल आपको संलग्न नहीं होना है, आपको तो कुछ दूसरा ही करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचिए, अरे और अधिक बड़ा सोचिए, ऐसा कहता है। उसका मूलांकृत भाव नहीं सिखाता उसको एक बड़े आसान्वित क्रिया की तरफ प्रेरित करता है। गांव में किसान अपने बच्चे को कहता है कि पढ़ाई करो, बढ़ो आगे, सीखो, लेकिन सुबह शाम हमारे साथ खेत में काम करो। खेत में काम करने से उसकी जो स्किल्स है, मोटर स्किल्स है, गामक क्षमता से संबंधित स्थिति है या शारीरिक सुदृढ़ता जो है वो बनती है। प्रकृति के प्रति, अपनी भूमि के प्रति आदर बनता है, उत्पादन के प्रति जागरूकता आती है तथा साथ ही साथ किसी भी विषम परिस्थिति में अगर लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो कम से कम एक स्किल्स तो विकसित ही होगी कि वह किसानी करके अपना जीवन यापन कर पाएगा। इसी कारण, बड़ी कठोरता से इस बात को मैं कहूंगा, इसी कारण से देखा होगा आपने कि अनेकानेक ऐसे बच्चे जो शुरू से ही धरातल से जुड़े होते हैं वे कभी भी किसी भी क्रिया से बहुत ज्यादा अपने को परेशान और बहुत ज्यादा मानसिक रुग्णता की तरफ नहीं ले जाते। वो स्वीकार कर लेते हैं कि ये चीज नहीं हो पाई तो चलो यही चीज करते हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए उत्कृष्टता और एक संपूर्ण मानवीय जीवन क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे अपने को इस समाज के प्रति उत्तरदायी बनाएंगे, महत्वपूर्ण बनाएंगे, इस क्रिया की तरफ अपने को झोंक देते हैं। वो समाज के लिए किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी पक्ष पर वे अपने को अवश्य ही समाजोपयोगी सिद्ध कर देते हैं, जबकि सिर्फ हवाई आसान्वित रहना या आशा बनाना वह आपको एक ऐसी क्रिया की तरफ मोड़ देता है जहां कुछ भी स्किल्स आपके डेवलप नहीं हो पाती। आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में बड़ी अच्छी बात इसमें कही गई है, प्राथमिक स्तर के बाद माध्यमिक स्तर में जब बच्चा पहुंचेगा तो किसी न किसी उसके क्षेत्रीय स्किल्स जो उसके क्षेत्र में हो रहा है ऐसी क्रियाओं को उसको सिखाया जाएगा। मीन्स बच्चों को स्किल्ड बेस्ड शिक्षा देना। अगर ये न कर पाए तो ये तो करे, जीवन यापन के लिए, एक सुदृढ़ता के लिए, अपने को सशक्तिकृत करने के लिए आगे तो बढ़े, ये सिखाया जाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 इस पे बात कर रहे हैं। अब पर्यावरण का भी संवर्धन होगा और इससे पर्यावरण की समस्याओं को समझकर, अगर आप किसी किसान के बच्चे से पूछे, इसमें कोई बच्चा होगा जिसके पिताजी किसानी का काम करते होंगे, उससे पूछिए तो बताएगा आपको कि धान में अगर किसी प्रकार का रोग आ जाए तो कौन सा खाद उर्वरक कौन सा प्रयोग करते हैं, गेहूं के लिए क्या आ जाए तो क्या करते हैं, किसी वृक्ष के पत्ते में कोई कमियां आ जाए तो उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति होती है। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से देख लीजिए जिनको इस बात का ज्ञान न हो कि वे अपने धरातलीय परिवेश से जुड़े हों, उनकी जो समस्याएं हैं वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान नहीं जानते। हम ऐसे सोच रहे हैं इससे क्या होगा, हम तो बहुत परेशान हैं, वो अपनी समस्या का निदान नहीं निकाल पाते, जबकि इस स्किल्ड बेस्ड किसान का लड़का अपने द्वारा उत्पादित भूमि में जो उत्पादित होने वाले साग सब्जियां हैं उनकी समस्याओं का निदान निकाल देता है। वह सदा अपने को कार्य में व्यस्त रखता है और इसी व्यस्तता में उसका शरीर सुदृढ़ होता है तथा वह सुरक्षित और संरक्षित होता है, समाजोपयोगी होता है। आगे चले इसमें, अगर यह बात आती है कि पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान अभिवृत्ति, व्यवहार एवं कौशल स्तर पे इसके उद्देश्य बताइए। अभिवृत्ति, व्यवहार या कौशल स्तर पे इसका उद्देश्य क्या होगा, तो क्या कहेंगे? ज्ञान और समझ के विकास हेतु उद्देश्य अगर हम पर्यावरण का देखें
तो पर्यावरण के बारे में सही निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों में ज्ञान और समझ के क्षेत्र में उद्देश्य। सही निर्णय का मतलब मैं यहां बता दूं आपको, अनावश्यक डालियां न तोड़ना, अनावश्यक वृक्ष की कटाई न करना, और अपने जो भी उपस्थित संसाधन है उनसे संवर्धन करना। आपके आसपास छोटे छोटे पौधे हैं तो उनको जल देना, उनके आसपास सफाई करना, उनको बढ़ाना, उनकी वृद्धि में सहायक होना, न कि अनावश्यक उन्हें तोड़ मरोड़ के फेंक देना। ऐसा न करना। जो भूमि है उस पर कचरा न जुटा देना, उसे साफ सुथरा करके गार्डनिंग करना, वहां थोड़ा अच्छा दिखाई दे। पर्यावरण में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के विषय में विद्यार्थियों का ज्ञान और समझ दोनों को विकसित करना। विद्यार्थियों के ज्ञान को इसके संवर्धन से ये होगा, इससे ये लाभ होता है, इससे ये लाभ होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, ये बताना, और उनमें उसकी समझ विकसित करना। अब चलिए, मैं अभी वर्तमान में एक चीज की बड़ी मांग बढ़ी है, इंटरनेशनल मांग बढ़ी है, उसकी भी चर्चा कर दूं आपसे। एक शाक है, शाखाओं से ऐसे एकदम रस्सी जैसी, उसको कहते हैं गुरुच। आजकल उसका काढ़ा कोविड-19 के आने पर खूब पिया जा रहा है। उसकी तो इतनी मांग बढ़ी है कि वह अपने इज्जत पे ही एकदम सशंकित हो गया है कि अरे क्या से क्या हो गया देखते देखते। कुछ दिन पहले उसकी कटाई के लिए 1000 या लाखों रुपए दे करके लोग सफाई कराते थे, काटते थे, फेंकते थे। इलाहाबाद में, लखनऊ में कई जगहों पे मैंने देखा हो, घरों पे चढ़ा रहता था तो लोग हजारों रुपए दे के उसके कटाई करा के फेंकते थे। अरे भाई कचरा हो गया है, अरे हटाओ, काटो पीटो फेंको। आज जिसके पास है, दुर्भाग्यतः घर पे अगर दीवार पे चढ़ा हुआ है या उसके साथ है, वह उससे हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। कई कंपनियां, मेडिकल क्षेत्र में लगी हुई कंपनियां माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रही हैं, कहीं से मिल जाए तो उसको लेकर हम काढ़ा बनाएं, और इतनी मांग है, लगभग 600 करोड़ लोगों तक हम उसको पहुंचाने की कोशिश करें। कौन सी वस्तु पर्यावरण में हमारे इस पृथ्वी पर उगने वाली किस पल कितनी महत्वपूर्ण हो जाए, यह बच्चों को जब बताया जाएगा तब वो उसकी समझ विकसित कर पाएंगे। मैं यहां पर एक आपको उदाहरण से बताऊंगा। आपने अगर कभी अपने घर पे छोटे छोटे कुत्ते पाले हो, या आपने किसी बड़े कुत्ते को देखा हो, उसको जब ज्वर होता है, बुखार, उसको जब ज्वर होता है, तो जो घर के पालतू कुत्ते हैं, जिनमें कुत्ते ही नहीं होती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, सदाबहार कुत्ते। वे क्या करते हैं, जब उन्हें ज्वर होता है तो वे अपने ज्वर का निदान स्वयं खोजते हैं। वे खेत में जाकर, ताल में जाकर, या कहीं ऐसे बगीचे में जाकर जहां घास की ऊपरी पंखुड़ियां खड़ी होती हैं, उसको चरते हैं, मीन्स खाते हैं बड़े बड़े भाग को, और जिसके कारण उनके पेट में अगर अपच जैसी स्थिति हुई है, डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति हुई है, उस भाव को सब बाहर निकाल देते हैं। और ऐसी स्थिति में, इस घास खाने की परिस्थिति के बाद, वो सब ज्वरित क्रिया, जठराग्नि में जो गैस बनाने की क्रिया है, वो सब निकाल करके बाहर आ जाने पर उन्हें बेहद आराम मिल जाता है। मीन्स स्वचिकित्सक हैं। क्या है वे? स्वचिकित्सक। आपकी भी चिकित्सा पद्धति में ऐसे सैकड़ों प्रतिमान सिद्ध हैं, जिनमें अगर आपके, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई दोष आता है, तो फला चीज का खाना बंद कर दे तो वह रोग दोष 1 या 2 दिन में हमें छोड़ के चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बुखार से पीड़ित हैं तो जिह्वा को तीखा खाने का बहुत मन होता है, लेकिन तीखा जितने खाएंगे उतने आपका बुखार और अधिक बढ़ता जाएगा। अगर किसी के पेट में डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या आ गई, लूज मोशन हो रहा है, तो उसका मन करता है भुट्टा मिल जाए तो खा लें, और भुट्टा खा लें तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर तो वो रुकेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमें यह भी तो देखना है कि धरातलीय वह परिस्थिति जो हमारे संवर्धनित कार्य को देखती है, जो हमें यह सिखाती है कि हमारा उपचार कैसे हो तथा प्रकृति के साथ जुड़ करके हमारा व्यवहार कैसे हो, उस पर भी आपको, हमको चिंतन करना चाहिए।
आगे बढ़े इसमें। पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित ज्ञान और समझ विकसित किया जा सके। बेटा, मैंने क्लास में अपने चर्चा किया है प्यारे बेटे बेटियों से, आपसे भी इस बात को कहूंगा। आपने देखा होगा प्रत्येक गांव में एक बरगद का वृक्ष होता ही होता है, 2-3 पीपल के वृक्ष होते ही होते हैं, नहीं 2-3 है तो 1-2 तो होते ही होते हैं। आपने गांव में आसपास देखा होगा ब्रह्म बाबा हैं, सती माई हैं, फुआ हैं, नौटंकी है, पता नहीं क्या है, उनके आसपास बरगद और पीपल के वृक्ष रहते हैं। अब इसका वैज्ञानिक महत्व देखिए। कहते हैं गांव में दूषित वातावरण, दूषित हवा को शोषित करके, उसे शुद्ध करके, पूरे गांव की, एक 10 घर की, 20 घर की, 50 घर की दूषित हवा को शुद्ध करके और उसे शुद्ध हवा प्रदान करने की क्षमता एक बरगद के वृक्ष में होती, एक पीपल के वृक्ष में होती। हर गांव में ऐसा है, जिसके कारण गांव में रोग बहुत नहीं दिखाई देते। शहर में दर्शन ही नहीं, दूषित हवाएं चल रही। आप अगर लखनऊ के परिक्षेत्र में देखेंगे तो जो पार्क बने हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने जो पार्क बनवाए थे, उसके दोनों तरफ देखेंगे तो पीपल के वृक्ष लगाए गए हैं शुद्ध हवा के लिए। वहां लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वहां शुद्ध हवा मिलेगी। इसको सिखाइए, उसके प्रति भ्रम न बनाइए, उसके प्रति बोध करिए कि वृक्ष धरा के आभूषण है। इनको जितना ज्यादा सेवित किया जाएगा उतना ज्यादा इनका विकास होगा और हमारा विकास होगा। आगे बढ़े। पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सके एवं अतीत से अब में पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है इसको समझे। एक दौर था जब हमें ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नहीं दिखाई देती थी, छोटे छोटे मकान होते थे, कच्चे कच्चे मकान होते थे, लेकिन उस दौरान हवा और पानी दूषित नहीं हुआ करता था। आज 100-100 मंजिला की बिल्डिंगें मुंबई में बन चुकी हैं। आप कभी जाकर के नेट पर या कहीं देख सकते हैं। अट्टालिकाएं खड़ी हो चुकी हैं, शहरीकरण हो चुका है, लेकिन हमारा मूल खो रहा है। हमें हवा और पानी जो निःशुल्क मिलता था वह दूषित मिलने लगा है। हम रोगी होने लगे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी। पहले मंदिरों में भीड़ होती थी, आजकल अस्पतालों में भीड़ होती है। अगले इस क्रम को देखें। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना, पर्यावरण के बारे में उन्हें ज्ञान कराना। आगे बढ़े। पर्यावरण के बारे में नीतियों और निर्णयों के निर्माण की समझ विकसित हो। पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विधायी नियंत्रण के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और इनके पीछे क्या कारण है इसकी समझ विकसित कर सके। मानव जीवन और आजीविका का पर्यावरण पर निर्भरता की समझ का विकास हो। पता चले कि हम पर्यावरण पर निर्भर हैं, पर्यावरण हमारे ऊपर नहीं निर्भर है। पर्यावरण नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं होंगे तो वृक्ष नहीं होगा, तब भी होगा वो, लेकिन अगर वो ना हुआ तो हम नहीं होंगे। पर्यावरण मुद्दों पर हो सकने वाले संघर्ष की समझ का विकास हो सके। विभिन्न राज्यों राष्ट्रों के मध्य भूमि या जल विवाद को निपटा करके उनका संवर्धन, संरक्षण होना चाहिए। पिछले फैसलों कार्यों के कारण वातावरण कैसे प्रभावित हुआ है इसकी समझ होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्यवाही को और उनके महत्व को बताया जाना चाहिए। पर्यावरण मुद्दों पर हो सकने वाले संघर्ष की समझ का विकास हो सके और संरक्षण, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसको अपना विचार बनाना चाहिए। मनोवृत्ति और अभिवृत्ति के विकास हेतु क्या है पर्यावरण के उद्देश्य? अगर इधर हम देखें, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के लिए भविष्य में होने वाली विद्यार्थियों की भूमिकाओं को निश्चित करना, उन्हें सिखाना, पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतंत्र सोच बनाना, उनको पर्यावरण के प्रति मुखर होकर अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों हेतु चिंता करने के भाव को जागृत करना, दूसरे व्यक्तियों के विचारों के लिए सम्मान का भाव व्यक्त करना
अन्य व्यक्तियों के भिन्न विचार के लिए सम्मान का भाव व्यक्त करना, तर्क संगत बातों और साक्ष्यों के लिए सम्मान का भाव व्यक्त करना, तथा पर्यावरण में जो कौशलों का विकास हो सके उनके उद्देश्य के लिए पर्यावरणिक शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है, उधर हम लास्ट में देख रहे हैं। संचार कौशल का विकास करना, अध्ययन कुशलताओं का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, व्यक्तिगत कौशल का विकास करना, संख्यात्मक कौशल का विकास करना, सामाजिक कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करना। संचार कौशल का विकास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार का कैसे विकास हो इसका देखना, अध्ययन कुशलताओं का विकास करना, तथा लास्ट का जो मैंने आपको बताया सामाजिक कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करना। यह पर्यावरण के कौशल विकास हेतु उद्देश्य है। अंत में अब आपका 1 घंटे का क्लास हो चुकी है, तो मैं आपसे एक लाइन कह के अपनी बात रोकूंगा, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब आप हमसे ले सकते हैं। एक कोट है, आपने सुना भी होगा, इस धरा पर सब धरा रह जाए। इस धरा पर सब धरा रह जाए। हमारे आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं। संरक्षण करें, संवर्धन करें, आनंद से रहें, निर्जीविता के साथ जीवित रहें, अर्थात किसी के जीवन के लिए प्राणघातक न बने, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाएं। सजीव जीवन कैसे हो सकता है उधर भी अपनी दृष्टि ले चलें। तो अगर आपका कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो आप बताएं। बताइए। अच्छा, राजवंत ने लिखा है वेरी नॉलेजेबल सेशन सर जी, वेरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल क्लास सर, थैंक्स, वेरी नाइस। देखिए, जो हमारे और विद्वत जन आते हैं उनको आप थैंक यू कहें, उनको धन्यवाद कहें तो ठीक लगता है, क्योंकि हम उन्हें बाहर से बुलाते हैं। मैं आपके धन्यवाद के लिए आपको कभी नहीं पढ़ाता हूं। मेरा आपको पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ, आपसे कुछ चर्चा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपका ज्ञानवर्धन कैसे हो। तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो हमारा यह लक्ष्य सिद्ध होगा। तो आज हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, विश्वास है आप इन पक्षों से अपने भाव को और बेहतरीन करके समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।